हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देवेंद्र कहार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, जो कि 10th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट लेटर टू गॉड से ली गई है। तो देखिए, इसके जो पोएट जो हैं इनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आज हम देखेंगे कि इस पोएम के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस तरह का मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, और इस पोएम के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से एक नेगेटिव इंसिडेंट के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छुपा होता है। इस बात को वो बताएंगे, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इस पोएम के अंदर किस तरीके से फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है, और साथ ही साथ इसकी राइम स्कीम्स क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारी जो पोएम है वो है डस्ट ऑफ स्नो, जो कि क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर लेटर टू गॉड से ली गई है। डस्ट ऑफ स्नो के जो पोएट हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम के अंदर क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं और वो क्या बोलना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ डस्ट ऑफ स्नो। तो हम देखते हैं डस्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, डस्ट का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ स्नो, मतलब कि जो बर्फ़ होती है बारीक बारीक, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन है। तो हम पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो देखिए, यहाँ पर दो वर्ड यूज़ किए गए, एक तो है क्रो और दूसरा है हेमलॉक। तो देखिए, हेमलॉक और क्रो ये दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी को दर्शाते हैं, एक नेगेटिव मैसेज कन्वे करते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं जो पोएट है वो नेगेटिव सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो वो कह रहे हैं कि एक कौवे ने क्या किया कि एक हेमलॉक ट्री पर से शुक डाउन मतलब हिलाया, किसको? डस्ट ऑफ स्नो को। कहाँ से? हेमलॉक ट्री से। तो देखिए, यहाँ पर आप हेमलॉक ट्री भी देख सकते हैं। और क्या हुआ कि ऐसा हुआ होगा कि एक कौवा आकर के बैठा हेमलॉक ट्री पर से, और उसने उस पेड़ को हिलाया, और पोएट जब वहाँ से जा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वो स्नो, डस्ट ऑफ स्नो जो थी उनके ऊपर गिर गई। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो इससे क्या हुआ कि उनका जो मूड था वो चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। तो वो बोल रहे हैं कि उनका जो मूड था वो ख़राब था, और जब ये डस्ट ऑफ स्नो जो गिरी ऊपर से, तो उससे क्या हुआ कि उनका जो मूड था वो ठीक हो गया, और जो बचा हुआ डे जो कि वो ख़राब हो सकता था वो भी उनका जो था वो बच गया। तो यहाँ पर पोएट ये बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो नेगेटिविटी होती है ना, या कोई नेगेटिव सिचुएशन होती है, तो जो भी होता है वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में अच्छे के लिए होता है। एक नेगेटिव सिचुएशन में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मीनिंग को वो देना चाह रहे हैं। तो ये एक छोटा सा मैसेज था इस पोएम का, कि जो भी होता है कहीं ना कहीं वो अच्छे के लिए होता है। इस तरीके से ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि पोएट है, उन्होंने इस मैसेज को कन्वे किया है। तो चलिए, अब हम इस पोएम की राइम स्कीम देखते हैं। तो देखिए, राइम स्कीम को देखने से पहले हम देखते हैं कि ये राइम स्कीम्स होती क्या चीज़ है। देखिए, राइम का मतलब होता है कि किसी भी साउंड का रिपीटेशन होना, उसको हम बोलते हैं राइम्स। अब देखिए, यहाँ पर स्कीम का मतलब होता है योजना, मतलब कि उस साउंड का अरेंजमेंट किस तरीके से किया गया है, या वो पोएम में किस तरीके से बार बार आएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो लाइन होती है, जो स्टार्टिंग होता है उसका एंड में हम देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो एंड में लिखा हुआ है वो क्रो, तो हम इसको क्या करेंगे, तो इसको हम नाम दे देंगे ए। ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या इसी के जैसा कोई साउंड या सिमिलर साउंड मिलता हुआ है क्या इस पूरी पोएम में। तो चलिए देखते हैं। मी, इसके लिए हमारे को लास्ट में देखना होगा। तो देखिए, यहाँ पर मी से और क्रो का कोई मतलब कनेक्शन नहीं होता, कोई साउंड मैच नहीं होता। तो देखिए, क्रो और स्नो ये एक जैसे साउंड होते हैं। क्रो और स्नो बोलने में एक जैसे वर्ड आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम ए डाल देंगे, यहाँ पर भी हम ए लिखेंगे। अब देखिए, इसी की तरह अब हम देखते हैं दूसरी लाइन के अंदर। अब दूसरी लाइन के अंदर हम क्या करेंगे, नाम है बी डालेंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पर मी के जैसा कोई साउंड मिलता है क्या। तो यहाँ पर स्नो में नहीं है, ट्री में है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बी डाल देंगे। फिर नीचे वाले स्टेंजा में देखते हैं कि क्या यहाँ पर ऐसा कोई साउंड है, हार्ट, मूड, पार्ट। नहीं, तो यहाँ पर भी ऐसा कोई नहीं है। चलिए, अब देखते हैं सेकंड वाला जो लाइन है, ये सेकंड वाला स्टेंजा, इसके अंदर देखते हैं हम। तो इसके अंदर हम डालेंगे सी। तो सी डालने के बाद हम हार्ट। तो हार्ट जो लास्ट वाला साउंड है, अब इसी के सिमिलर साउंड कुछ मिलता हुआ दिखता है क्या। तो मूड नहीं मिलता, पार्ट तो ये मिल रहा है, तो इसको हम डाल देंगे सी। अब इसी के बाद हम देखते हैं मूड। मूड पर हम डालेंगे डी।
अब मूड के जैसा साउंड मिलता हुआ हम देखेंगे कि कहाँ पर मिलता हुआ इसका कोई साउंड है या नहीं है। तो देखिए अब ये लास्ट बचा है रूट, तो रूट और मूड ये दोनों सेम एक जैसे साउंड मिल रहे, तो यहाँ पर इस तरीके से ये इसका राइम स्कीम हो जाएगा ए बी सी डी। तो इस तरीके से ये इसका पूरा राइम स्कीम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच की या पोएटिक डिवाइस की। इसमें बात करते हैं, इसका मतलब होता है अलंकार, जो कि एक मतलब पोएम में यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से मतलब फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ किया गया है। ये सबसे पहले यहाँ पर है एलिट्रेशन। देखिए एलिट्रेशन का मीनिंग होता है कि किसी एक ही लाइन के अंदर कुछ वर्ड ऐसे होना जिसके जो फर्स्ट लेटर हैं वो बिल्कुल सेम हो या उनका साउंड बिल्कुल सेम हो और वो उसी लाइन में होना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं एलिट्रेशन वहाँ पर यूज़ किया गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं इस पोएम के अंदर एलिट्रेशन कहाँ पर यूज़ किया गया है। तो देखिए यहाँ पर है इस तरीके से सेम वर्ड होने चाहिए, मतलब कि वर्ड के जो फर्स्ट लेटर है वो सेम होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दो वर्ड हैं पर इनके जो लेटर हैं स्टार्टिंग के ये दोनों सेम है, जैसे कि ये सम का एस और सेव्ड का एस, तो इन दोनों का जो एस है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर एलिट्रेशन यूज़ किया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए हैज़, अब हैज़ का एच और हार्ट का एच, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन यूज़ किया गया। देखिए अब आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पर हेड जो है उसमें भी एलिट्रेशन होगा, पर ऐसा नहीं है क्योंकि वो एक ही लाइन में होना चाहिए। तो यहाँ पर एक ही लाइन में है हैज़ और हार्ट, तो इन दोनों जगह पर एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। देखिए कुछ और एग्जांपल देता हूँ एलिट्रेशन के, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनी अपना नाम लिखते हुए भी एलिट्रेशन का यूज़ करती है, जैसे कि पेपैल हुआ, बड़ा बिजनेस हुआ, ब्रिलियंट बबल जो कि बुक का नाम है, बिग बबल, तो ये सब बुक के नाम है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये एक एलिट्रेशन है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो नेक्स्ट है एंजायमेंट। देखिए एंजायमेंट का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड्स का या किसी भी लाइन का, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका एक कंटिन्यूएशन होता है, मतलब कि उनका कंटिन्यू चलना, इस तरीके से बार बार मतलब आगे बढ़ना बिना किसी पॉज के, बिना किसी कोमा के, बिना किसी फुल स्टॉप के, जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं। तो जब इस तरीके से ये लाइनें आगे बढ़ती है बिना किसी पॉज के, तो हम उसको बोलते हैं कि यहाँ पर एंजायमेंट यूज़ किया गया है। अब देखिए जो अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है असोनेंस। असोनेंस का मतलब होता है कि किसी भी वोवेल साउंड का रिपीटेशन होना या उसका बार बार आना। तो देखिए सेकंड लाइन के अंदर यहाँ पर असोनेंस यूज़ किया गया। देखिए शुक, डाउन, ऑन, मी, तो देखिए यहाँ पर शुक, तो ऊ का साउंड बार आता है, शुक, डाउन, उन, ऊ करके जो साउंड आ रहा है बार बार आ रहा है, इस तरीके का ऊ का साउंड आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है कहने का मतलब, तो हम बोलेंगे यहाँ पर असोनेंस यूज़ किया गया। तो फ्रेंड्स आज की इस पोएम का हमने पूरा मीनिंग समझा कि इस पोएम के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बोलने वाले थे और वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहते थे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।